अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर सामने ना आए। थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, हवा चलती है, फिर हवा रुक जाती है। कुछ इलाकों से खबरें आती हैं कि वहाँ बारिश हो रही है। लाहौर में अच्छी खासी बारिश हुई। फिर बालाई इलाकों के हवाले से कल महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून का बाकायदा आगाज़ आज से होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी ये चीज़ जो है अच्छे से देख भी रहे हैं कि सिर्फ बादल आते हैं चले जाते हैं, बारिश नहीं होती। रोज़ बारिश का इम्कान होता है और बारिश नहीं होती, बारिश की प्रिडिक्शन होती है और बारिश नहीं होती। और यही खूबसूरती है मानसून वेदर की कि एक जगह पे बारिश हो रही है और दूसरी जगह पे नहीं हो रही। हम लाहौर के अगर हवाले से बात करें तो लाहौर के शहरियों की सोशल मीडिया पे वीडियोस हम देख रहे हैं कि बारिश को वो इंजॉय भी कर रहे हैं, थोड़े से वो परेशान भी हो गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद के शहरी, रावलपिंडी के शहरी अभी तक बारिश का इंतजार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जनाब, और वही बात है कि हमने जब से प्रेडिक्शन बारिश की स्टार्ट हुई 1 जुलाई से एक प्रॉपर मानसून का सिलसिला स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज 3 जुलाई है और अभी तक बारिश रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं हुई। बहुत सारे लोग जो है पकवान बनाने का इंतजार कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो, फिर हम अपने वो जो बरसात के खुसूसी पकवान होते हैं ना, मसालेदार, जो कि गर्मियों में आमतौर पर मना कर देते, डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं और बड़े भी मना करते हैं कि ये खाने जो है आप इनसे इज्तनाब कीजिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का सबब बन सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं हम बहुत अहम डेवलपमेंट के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान आज उसका दूसरा रोज़ है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आस्ताना में SCO इजलास में शिरकत के लिए, सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज ही रवाना होंगे। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम दौरा ताजिकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से अहम जो मंसूबे हैं उनके हवाले से, कोलैबोरेशंस के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन तंजीम के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक देखा जाए कि पाकिस्तान के जहाँ पे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसी तंजीम में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान पहुँच गए हैं तो वहाँ पे ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है और मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक दीगर शोबों में ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। और वो शोबे कौन से हैं ख़ास तौर पे जिस पर रिजवान हम देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी सेक्टर, माइंस एंड मिनरल्स, और इसके साथ साथ ज़राअत के शोबों में भी बहुत सी अहम पेशरफ्त होने के हवाले से प्रेडिक्शंस हैं। और समाजी रवाबित के हवाले से ख़ासतौर पर कल जब मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से, उसमें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवाम के दरमियान अवामी राब्तों के हवाले से, अहम पेशरफ्त के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। फिर हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा प्रोडक्शन हो, तालीम हो, ज़राअत हो, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान राहदारी के हवाले से पाकिस्तान सपोर्ट फ्राहम करने के लिए भी तैयार है। इस हवाले से दिफा के हवाले से भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। वफाकी काबीना के अरकान भी इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल ताजिकिस्तान की जो कौमी यादगारें हैं उनका विज़िट किया। कसरे नौरोज़ का, जो कि सदारती महल भी है, उसका वज़ीर-ए-आज़म ने विज़िट किया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने उनका इस्तकबाल किया और उनको विज़िट करवाया। जो फ़न तामीर का शाहकार है, जो नमूना है, वज़ीर-ए-आज़म ने उसको सराहा, उसकी तारीफ़ की। और हम देखते हैं कि सकाफ़त को बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें एलेबोरेट किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े खुशगवार अंदाज से ताजिक सदर के साथ मुसाफा भी किया। बिल्कुल जनाब, और यहाँ पे जहाँ पे हमने कसरे नौरोज़ के हवाले से बात की है, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो ताजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताजिक आर्किटेक्चर है, उसकी तारीफ़ भी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा जो दौरा है ताजिकिस्तान के हवाले से हम बात करें रिजवान, जो कोलैबोरेशन है जिन सेक्टर्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, साइंटिफिक सेक्टर में भी बहुत सी कोलैबोरेशन हुई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान सिविल एसोसिएशन की जो है ताजिक हवाईबाजी का जो महकमा है, हवाबाजी का जो महकमा है, उस पर भी कोलैबोरेशन हुई है, दस्तखत किए गए हैं MOU पर। इस पर हम बात करेंगे ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाहे चीन हो, चाहे UAE हो और अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है पाकिस्तान का हमेशा फोकस रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं,
तो इस हवाले से बात करेंगे कितना इम्पोर्टेंट ये दौरा है और इसकी कितनी अहमियत है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस पर। हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यकीनन ये ताजिकिस्तान का दौरा, पहली तो बात ये है कि जैसा आपने इंट्रो में बताया है अपना खुद कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज बतदरीज और अहमियत अख्तियार करते जाते हैं। तारीखी एतबार से ज़ाहिर है सेंट्रल एशियन कंट्री का और पाक और हिंद का एक बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन अब अगर देखें मौजूदा तनाजुर में दुनिया में जो ख़ास तौर पर इस वक्त जियो पोलिटिकल तनाजुर है, जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ चीजें जा रही हैं और मूव हो रही हैं, उसके तनाजुर में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और जिस पुरतपाकी के साथ प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया है ताजिकिस्तान में, तो वो एक अच्छी और एक सक्सेसफुल दौरे की इब्तिदा बिल्कुल नजर आ रही है। और साथ ही जो उसमें एमओयू साइन हुए हैं, आपने जिसमें अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया, दफा में, हवाबाजी में, कल्चर में, ट्रेड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हम एक कॉरिडोर रखना चाहते हैं, ट्रेड कॉरिडोर, जो कि चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, याद दहानी कराता रहूं कि चाइना ने तो पहले ही अपने चाइना से लेके ताजिकिस्तान में उन्होंने एक बड़ी हाईवे बना दी है और अपने ट्रेड का सिलसिला इस वक्त भी चाइनीज बॉर्डर पर हजारों की तादाद में वो जो एक्सपोर्ट गुड्स पड़े हुए हैं वहाँ, जिसमें कि इलेक्ट्रिक कारें भी हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेड का तसलसल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी काफी तेजी से न सिर्फ बन चुका है, मजीद बन रहा है। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का ये जाहिर करना और ये ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना कि ट्रेड कॉरिडोर जिसमें पाकिस्तान हर किस्म की सहूलत मुहैया करना चाहता है, और उसमें उसके साथ साथ एक और एमओयू साइन हुआ जिसपे कि पाकिस्तानी ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर वीजा ऑन अराइवल यानी वीजा खत्म कर दिया गया है। तो मल्टीपल सेक्टर्स में ये जो मुआहदे हुए हैं ये तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन आप देखें कि जो रशियन प्रेसिडेंट वो मीटिंग आज अटेंड करके 2 दिन की आज और कल, उसके बाद वो काजाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद ताजिकिस्तान जाएंगे वो काजाकिस्तान से। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिवर्स तरीके से पहले ताजिकिस्तान गए हैं और अब पाकिस्तान में वो अपना सिलसिला शुरू होगा एससीओ का। तो इसको आप एक सेंट्रल एशियन के जिस कंट्री से जो रवाबित इस वक्त बढ़ रहे हैं, वो अज खुद एससीओ की स्ट्रेंथनिंग और ईसीओ की स्ट्रेंथनिंग में इजाफा करेगा, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जो कॉमन है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अब ईरान शामिल हो गया है, उसमें तुर्की इस दफा शामिल हो रहा है, और शुनीद ये है कि तुर्की के साथ इंगेजमेंट होगी इस दफा, और तुर्की ने अपनी कुछ ख्वाहिश का इजहार किया है। इस मरतबा मुश्किल होता है, लेकिन आगे जाके वो शायद एससीओ के मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर दे, क्योंकि जितने भी इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसकी अहमियत जो खासतौर पर यूरेशिया का जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बीआरआई से इधर से कनेक्ट हो जाता है, सी पैक से कनेक्ट हो जाता है। तो उस तसलसल को अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा यकीनन एक कलीदी दौरा है, और इसमें बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेंगे हमारे, और साथ साथ जो हमारे रवाबित हैं जिसमें कल्चर भी है, ट्रेड भी है, उसमें एक्सचेंज ऑफ हाई पावर पॉलिटिकल डेलीगेशंस भी हैं, कंसल्टेशंस भी हैं, और इस वक्त इस किस्म की जितने भी कंसल्टेशंस हो रही हैं उसका एक खास इंटरनेशनल अफेयर्स में तनाजुर बढ़ता जा रहा है। और इस किस्म के रवाबित पर जब भी स्टेट अपने रवाबित करते हैं तो ग्लोबल वेस्ट उस पर बड़ी नजर रखता है कि एससीओ में, और ये खास तौर पर ये जो मेंबर ममालिक हैं एससीओ के, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तो ये आगे जाके इस किस्म की कोलाबोरेशन को मजीद स्ट्रेंथ और बढ़ावा देंगे। उससे हटकर एक सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बॉर्डरिंग कंट्री दूसरे जो हैं वो अफगानिस्तान के मामलात पर एक न सिर्फ गहरी नजर रखते हैं बल्कि गहरी दिलचस्पी रखते हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों। तो अब यहाँ से ताजिकिस्तान से जब वो आज मीटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है तो उसमें अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन का एजेंडा पॉइंट है। इससे पहले अफगान्स को कभी इनवाइट नहीं किया गया। इस दफा
रशिया ने कल रशियन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान में है, उन्होंने इंडिया दिया है कि हम अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। और याद रहे कि काजाकिस्तान ने पहले ही उनको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है तालिबान को। तो इस वक्त कोई बईद नहीं कि आपको आज कुछ घंटों में नजर आ जाए तालिबान की पार्टिसिपेशन इसमें, क्योंकि वो ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर वहां पहले भी अपेयर होता रहा और ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर अपेयर होने के चांसेस हैं उनके। इस मरतबा नहीं तो अगली मरतबा जरूर हो जाएगा। तो ये दौरा ताजिकिस्तान का सक्सेसफुल रहा। एससीओ का दौरा भी सक्सेसफुल इसलिए नजर आता है पाकिस्तानी एतबार से अगर देखा जाए, है तो ये मल्टीलैटरल फोरम। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इसका 2017 से मेंबर बन गया है और पाकिस्तान की अहमियत एससीओ में इसलिए काफी उभरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो सी पैक की वजह से, और वो खासतौर पर BRI का जो हिस्सा है सी पैक, उसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत इसमें बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात ये कि कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी का जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया अपने दौरे में ताजिकिस्तान के, तो कनेक्टिविटी तो एक हिस्सा है एससीओ का भी, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के आर्टिकल 3 में ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ये कनेक्टिविटी ट्रेड में बढ़ावा देने में शामिल होगी। ये कनेक्टिविटी आगे जाके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें बढ़ावा देगी इस चार्टर के मुताबिक। और ये कनेक्टिविटी आगे जाके एक दूसरे को अपने रसदगाहें देने में मददगार साबित होगी। और मैं यहाँ ये भी बात वाज़ेह करता चलूँ कि इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है कि पाकिस्तान के जरिए ट्रेड करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अपनी कंडीशंस रखी हैं। आगे जाके एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये मामला भी हल होता हुआ नजर आ जाएगा अगर इंडिया ने कोई थोड़ी बहुत भी। जमील साहब मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि कोलैबोरेशंस इंशाल्लाह पाकिस्तानी तरक्की का बायस बनेंगे और हमारी मौजूदा हुकूमत इस हवाले से काम भी कर रही है, लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स इस तरफ जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी था? और फिर दीगर जो शोबाजात है जिस हवाले से हमने बात की, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में और ख़ास तौर पर माइन एंड मिनरल्स के शोबे में, तवानाई के शोबे में पाकिस्तान पहले भी बहुत एक्टिव रहा है, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अब बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया, चाहे UAE हो चाहे चाइना हो, और अब हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी देख रहे हैं। ये कितना ज़रूरी था? इसके पीछे आप देखते हैं कि क्या विजन हो सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, माइन एंड मिनरल तो हमारे लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है ना, कि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट के उसमें कुछ भी नहीं है। बाहर के लोग अगर आके इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी माइन एंड मिनरल से हमें ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा आमदन होगी, और होगी भी फॉरेन एक्सचेंज में। और दुनिया में इस वक्त माइन एंड मिनरल जो जो ममालिक बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, चाइना सर फहरिस्त है उसमें, जो कि 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, और 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। तो उन्हें माइन एंड मिनरल होने भी चाहिए। और जो उससे मुंसलिक सेंट्रल एशियन कंट्री के ममालिक हैं, जो आपका सवाल है, उनको भी, क्योंकि उनमें जो हो रही है तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और जिस हिसाब से यूरेशिया का एक तस्वर जो कि इम्प्लीमेंट होता जा रहा है बतदरीज, और जिस तरीके से ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ हालात तब्दील हो रहे हैं, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सारी चीजें अगर देखें तो इन सारी चीजों का लुबाब यही निकलता है कि जो रिसोर्सेज हैं दुनिया के मादनियात के, उसकी जरूरत और मांग बढ़ती जाएगी। और इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि रसदगाहें भी हों। अब अफगानिस्तान का मामला हमेशा तो नहीं खराब रहेगा। अफगानिस्तान का मामला मैंने आपको बताया कि रशिया जब रिकग्नाइज कर लेगा, ताजिकिस्तान ने पहले ही उनको अपनी लिस्ट से निकाल दिया है, टेररिस्ट लिस्ट से। हालांकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेजोल्यूशन है 1267 उसके मुताबिक वो दुश्वार था मामला, लेकिन जब ये कंट्री करेंगे तो बाकी भी। इसका मतलब ये हुआ कि रसदगाहों में सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, जो हिस्सा है, जो टुकड़ा है अफगानिस्तान का, उसमें उसको भी अगर इजाजत मिल जाएगी, और उसमें भी हालात, अफगानिस्तान के तालिबान तो चाहते हैं कि उन्हें उन रसदगाहों से फायदा हो,
और वो चाहती हैं, वो गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं कि हम इसकी सेफ पैसेज और हर चीज़ की गारंटी भी देंगे। आपने देखा कि उनके ऑर्डर सिचुएशन अफगानिस्तान में कदरे बेहतर हो गए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अब तसलसल रुकने वाला मुझे नहीं मालूम होता। वो कि अक़वाम मुत्तहिदा का सिलसिला सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो 2022 का और 2021 के सितंबर में उन्होंने पास किया था, उसमें अफगानिस्तान पर बहुत सारी कदगनें लगाई गई थी दोहा एकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जिस तरह वो टूटने जा रहा है रशिया की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि बाकी ममालिक चाइना और बाकी ममालिक एससीओ के वो उसकी पैरवी करते हुए अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके सवाल का कंक्लूडिंग डॉक्टर जवाब जमील साहब, ये हम है। देखते हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान उनसे मुलाकात की, फिर वफाकी काबीना के अरकान भी दौरे में मौजूद हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवामी राब्तों के हवाले से बात हुई है, पीपल टू पीपल कनेक्शन, फिर बिजनेस टू बिजनेस, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी है कि बिजनेस टू बिजनेस, प्राइवेट पार्टनरशिप्स के हवाले से, कोलैबोरेशंस के हवाले से मुख्तलिफ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। ताजिकिस्तान के साथ ये हमारे अवामी राब्तों का फ़रोग़ पाना कितना इंपॉर्टेंट होगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को लेकर? देखिए, ये सारी कनेक्टेड मैटर्स हैं। ताजिकिस्तान तो ज़ाहिर है वो उनसे हमारा बी2बी हो या जी2बी हो, वो रवाबित जब बढ़ते हैं तो वो एक ओवरऑल ट्रेड का हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। ओवरऑल हमारी रसगाहें जब इस्तेमाल होंगी तो उस पे रेवेन्यू आएगा। ओवरऑल देखें कि आज भी सुएज कैनाल जो बढ़ा है, इजिप्शियन उसमें से $5.6 बिलियन हर साल उनको सिर्फ उसका टोल टैक्स मिलता है। इसी तरीके से बाकी चीजें तो मिनरल माइन की बात हो गई, ट्रेड की बात हो गई, बी2बी में जैसे जैसे इजाफा होगा पाकिस्तान की जो इस वक्त मखदूश हालत है इकोनॉमी की, वो मखदूशियत उसमें से मदन पड़नी शुरू हो जाएगी और उसी की जरूरत है। उसी के लिए तको की जा रही है इस वक्त। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मखदूशियत है, जो साला साल से आके आप जमा हो गई है और हमारे सर पर एक भार बन गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन इकदाम की वजह से, इन हाई पावर एंगेजमेंट जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, उसकी वजह से इसमें मादूमियत आती जाएगी, मखदूश हालात जो है थोड़े बेहतर होते जाएंगे। तो उसको देखा जाए तो ये बी2बी भी मामले में, लेकिन डॉक्टर जमील सही। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, और हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से, और फिर इसके अलावा SCO प्लस का सरबराही इजलास आज होने जा रहा है आस्ताना में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, उसमें पाकिस्तान की डॉक्टर नुमाइंदगी जमील कर ने रहे हैं। हमें दोबारा कनेक्ट कर लिया जी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था कि ये ट्रेड का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो हमारी माशी थोड़ी सी इस वक्त खतरी जो है, जो मखदूशियत है, उसमें भी बेहतरी आना। यही तो सबसे बड़ा इसका फायदा है, जो हाई लेवल एंगेजमेंट, प्राइम मिनिस्टर लेवल की एंगेजमेंट किसी भी कंट्री से, यहाँ ताजिकिस्तान से जो हुई है और जो वहाँ से इतने अच्छे इशारे मिले हैं और वहाँ से एक बहुत मस्बत तरीके से जिस अंदाज में खैर मकदम किया गया है, तो ये खुद ब खुद पीपल टू पीपल जो उनकी एक हमारे रवाबित होते हैं, वो भी बढ़ते हैं और उसमें बिजनेस टू बिजनेस रवाबित भी बढ़ते हैं और जी2बी तो ज़ाहिर है बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि जो हमने नया अपना एक इक़दाम किया है SIFC का, जो दिए हुए हालात में, दीगर वो हालात में ये बहुत ज़रूरी था कि SIFC का जैसे इदारे का क़याम किया जाए। बस इससे अभी काम लेना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो है हार्मोनाइजेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने अब भी देखा, मेरी पिछले दिनों चाइनीज टॉप डिप्लोमेट से मेरी मुलाकात हुई, उन्हें अभी थोड़ी सी और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, किसी किसी जगह पर प्रोविंशियल लेवल पे जब दुश्वारी होती है, तो ये जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो इसी तरीके से जब ताजिकिस्तान हो या सेंट्रल एशियन के दूसरे कंट्रीज हो या SCO के दूसरे कंट्रीज हो या बकाया हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं, उन्हें सहूलत मिलना शुरू होगी तो पाकिस्तान की हमेशा के लिए तो मईशत की ये खराब हालत नहीं रहेगी और इन्हीं इकदाम की वजह से हालात को बेहतर किया जा सकता है। वरना तो हमें पता है कि हमारे जो मईशत के मामलात हैं वो क्यों खराब हुए और अब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यही इकदाम इसको करने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल SCO से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जो SCO कल होने वाली है, आज से शुरू होने वाली है, वो है 40% दुनिया की पॉपुलेशन
इन ममालिक में है एससीओ के। अब इस एससीओ का आज बेलारूस जब ज्वाइन करेगा, वो सारी कार्रवाई हो गई है तो 10वां मुल्क हो जाएगा। शुरू 6 ममालिक से आगाज हुआ था, फिर पाकिस्तान इंडिया शामिल हुआ, फिर ईरान शामिल हुआ, उसके बाद अब ये बेलारूस हो गया। तो इसको अगर इस पे थोड़ा सा कायराना नजर डाला जाए उस लिहाज से कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कौन कौन से भूचाल आ रहे हैं और आगे जाके क्या होने वाला है, तो उससे अंदाजा होता है कि बेलारूस भी वो इतना पसंदीदा मुल्क नहीं है। टर्की का जिस तरह मैंने जिक्र किया चंद लम्हे पहले, तो टर्की जो है वो भी जो यूरोप उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, या यूएस और उनके अलाइज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है टर्की। तो अगर उन्होंने भी एससीओ ज्वाइन करने का जिस तरह इशारे मिल रहे हैं, इस दफा नहीं तो अगले समिट तक महसूस हो रहा है कि वो कर लेंगे, तो फिर तो ये ब्लॉक मजीद ट्रेड के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, हालांकि एससीओ डिफेंस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एससीओ की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट सारे मिलकर काम करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट सारे मिलकर काम करते हैं। उनके जो आर्टिकल 1 है एससीओ का, उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से ये तमाम के तमाम दिए हुए हैं कि क्या क्या कोलैबोरेशन और क्या क्या कोऑपरेशन होंगे, खासतौर पर जो जमील साहब जिस तरह आप एससीओ के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें ऐसा ही है कि एक अम्ब्रेला के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी कंट्रीज को, और मिलती भी है, और ये एक बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है और हम पूरी उम्मीद है कि कल जो है बेहतरी हो इस हवाले से। लेकिन जहां हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हवाले से बात करें, आपने डिफेंस के हवाले से बात की, आपने ट्रेड के हवाले से बात की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर पोलिटिकल इशूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर इकोनॉमिक इशूज़ भी हम देखते हैं वो है। लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हमने देखा कि अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो रोज़ा दौरा है, इसमें जो ताजिकिस्तान के शहरी हैं उन्होंने इसको बहुत अहम करार दिया। फिर हमने देखा कि थोड़ा सा हुकूमत का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शिफ्ट हार्ड कोर पॉलिटिक्स से, हार्ड कोर ट्रेड एंड डिफेंस से थोड़ा सॉफ्ट पावर की तरफ भी जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट कौंसिल और ताजिकिस्तान की क्रिकेट कौंसिल के दरमियान MOU साइन हुआ। ये जो सॉफ्ट पावर की तरफ शिफ्ट है, और अब एससीओ के इजलास में भी जो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सॉफ्ट पावर की तरफ, क्या पाकिस्तान ज़्यादा अप टिल्ट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा इससे पहले जितने भी मुल्कों के साथ कोलैबोरेशंस किए मौजूदा हुकूमत ने, वो मेनली जो थे वो इन हार्ड कोर पोलिटिकल इशूज़ पर ही थे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हो। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? हार्ड कोर पॉलिटिकल अहदाफ को हासिल करने के लिए दुनिया में सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट ये तरीकाकार अपनाया जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो इमेज को बढ़ाने वाली डिप्लोमेसी है, जो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी है, वो पॉलिटिकल अहदाफ को या इकोनॉमिक अहदाफ को हासिल करने के लिए उसे सहूलतकारी करती है, उसको दवाम बख्शती है। तो यकीनन इसकी एक अहमियत, उससे तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसकी अहमियत, और इसमें ये नो हैंगिंग फ्रूट है। ये भी रिलेशंस वाले मामला, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो हमारे मुताल्लिका इदारे हैं उन्हें इसमें थोड़ी सी दिलजोई के साथ मजीद काम करना पड़ेगा। और उसमें फ्रेंडशिप का तो एक एससीओ के चार्टर और उसके चार्टर के आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है कि नेबरिंग कंट्री से बड़े अच्छे एक फ्रेंडली रिलेशन के साथ साथ उसमें मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन होनी चाहिए। ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के रिलेशन कल्चर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, प्रोटेक्शन के लिहाज से, और फिर ये तमाम मेंबर्स के पीपल टू पीपल रिलेशन के लिहाज से, ये तो चार्टर का एक वैसे भी हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो अब इस वक्त इंस्टांस ले रहा है पाकिस्तान, इसका एक तसलसल बड़ा जरूरी है। लेकिन डिप्लोमेसी में चाहे सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें या हार्ड कोर पॉलिटिकल अहदाफ हासिल करने की कोशिश करें, उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लीडरशिप, जो मुल्क की लीडरशिप है, उसका उस मामले में तनदही और इंटरेस्ट बड़ा जरूरी है, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो ताजिकिस्तान में, जिसके कि आपको इशारे मिल रहे हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो यकीनन। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर, और बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे ताजिकिस्तान। अस्ताना में आज से जो एससीओ प्लस सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज़, और उसमें मल्टीलेटरल इशूज़ पर बात होगी, दुनिया के हवाले से जो आलमी उमूर हैं उस पर बात होगी। फिर इन स्टेट्स के जो कि एससीओ का हिस्सा हैं उनमें आपस के रवाबित के साथ साथ दोस्ताना ताल्लुकात, और साथ साथ जो तजारती हज में उसमें इजाफे के हवाले से भी बात होगी। तो ये दो तरफा ताल्लुकात हैं, और फिर मल्टीलेटरल ताल्लुकात हैं,
तो इस हवाले से यकीनी तौर पर अहम पेशरफ्त होने बिल्कुल जनाब। अंडर द अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की जाएगी। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के माबैन तवील मुद्दती शराकत दारी पर इत्तेफाक। ज़राअत व तवानाई समेत दीगर शोबों की बहाली और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख्वाब इक्तिसादी तौर पर मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। बात हो जमहूरी अक़दार की या सियासी इंतशार की, अवामी मसाइल, सियासी गठजोड़ और फितना व फसाद का खात्मा होगा हमारा मौजू। हम करेंगे तस्करा कौमी और मुल्की मफादात का। हम लाएंगे सामने सच झूठ की गर्दाब से हकायक के आश्कार होने तक। न्यूज नाइट में डॉक्टर सज्जाद बुखारी के साथ हफ्ता इतवार शब 10:05। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही है। वहां पे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के साथ जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टीचर्स, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है किंग मेकर्स होते हैं, और वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एक लाइन पे लेके जाते हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, साथ में जो है उनकी ग्रूमिंग भी कर रहे होते हैं। जहां हम ग्रूमिंग एंड काउंसलिंग के हवाले से बात करें, वहां पे ये भी बता दें आपको कि 20वां सालाना कौमी इंजीनियरिंग रोबोटिक्स मुकाबला जो है इनकी तैयारियां जारी है और ये 9 से 13 जुलाई तक पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा। नस्ट यूनिवर्सिटी में इसका इनेकाद किया जाएगा और इस साल का जो इनका थीम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और इस पर बात करने से पहले जो है ना, मैं भी बड़ा सोची थी कि ये कैसा थीम है, इस पर कैसे जो है रोबोटिक्स काम करेंगे। दैट इज़ ऑटोमेटेड ट्री प्लांटेशन। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम बात करेंगे कुछ अपने इन्हीं होनहार प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इस कोलैबोरेशन से, क्योंकि जहाँ पर गाइडलाइन मौजूद है तो वहीं पर वो एंथुसियाज्म, एनर्जी और इंटरेस्ट अगर स्टूडेंट्स की तरफ से मौजूद होगा तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है और पढ़ने वाले सीखते भी ज़्यादा हैं। रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें ख़ास तौर पर नौजवानों का इंटरेस्ट वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। और हम देखते हैं कि अब जिद्दत आ रही है, दुनिया में मुकाबले होते हैं रोबोटिक्स के, और हम देखते हैं रोबोटिक्स के मुकाबलों में पाकिस्तान हमेशा ओडियम पर मौजूद रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पाकिस्तान कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। NUST is one of the most prominent university in that matter। NUST के ही आज मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर अनस बिन अकील साहब, जो कि मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग अस और गिविंग अस द इनविटेशन टू योर शो। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। इसके साथ साथ अब प्रोफेसर साहब के तो हमने इंट्रोडक्शन करा लिया, अब जो प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में अहमद सईद डार मौजूद हैं, जो कि तालिब इल्म हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेट्रॉनिक्स में। अहमद, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और अहमद के साथ तशरीफ फरमा है एक और मायना स्टूडेंट निजा आसिफ। और निजा आसिफ जो हैं वो उनके हाथ में एक रिपोर्ट भी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हमने कोशिश की कि ब्रेक के दौरान उनसे पूछें। निजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू प्रोग्राम। और हम अब मैकाट्रॉनिक्स की बात करेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्ट इसमें ऐसा ही है कि लगता ही है कि रोबोट्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे। कुछ ऐसा है प्रोफेसर साहब? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि हम लोगों को दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सो ये कहना कि रोबोट ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, इट्स काइंड ऑफ अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, इन द सेंस कि जहाँ पे आपको रेपिटेटिव किस्म के काम करने पड़ते हैं और जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है, वहाँ पे हम रोबोट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, बट टोटली रिप्लेस कर देना कहना सही नहीं होगा। It's too early to say that. सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे मैं थोड़ा सा पहले ये जो रोबोटिक्स के मुकाबले हैं इनके हवाले से भी जानना चाहूँगी। ये नस्ट में किस तरह मुनक़िद किए जाते हैं, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और क्या फिर क्राइटेरिया होता है इसमें जो विनर्स होते हैं उनका? सो बेसिकली बिकॉज मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा EME कॉलेज का है, दैट इज़ द पायनियर रोबोटिक्स डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। सो बैक इन 2003 we take it initiative जिसके अंदर हमने ये रोबोटिक कंपटीशन स्टार्ट किया और फॉर द लास्ट 20 years we've been doing that. So हम लोगों ने इस तरह रखा था कि अपनी थीम हर 2-3 साल बाद हम इसको चेंज करते हैं। So we started with the fire fighting robots से, then we moved to maze runner, line following, और currently जो आजकल का थीम है that is agriculture robotics. So last year भी agriculture robotics पे ही था। सो इसके अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट तो पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही हिस्सा लेते हैं और दोनों में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तकरीबन हमारे पास 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद अ सिंगल वन जो इंडिजिनस कैटेगरी है, जिसका रोबोट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। सो इंडिजिनस से हमने स्टार्ट किया था, बट नाउ वी हैव 10 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर रोबोटिक्स। और इसके अंदर लास्ट ईयर वी हैव मोर देन 190 टीम्स जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था और currently we are expecting more than that, so you can 200 plus teams जी। so hopefully इससे हम पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा एंड इस कंपटीशन से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। बिल्कुल। और इस तरह के कंपटीशन से कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं। हम बढ़ते हैं उन रोबोट्स की जानिब जो कि स्टूडेंट्स के हाथ में है। निजा के हाथ में एक रोबोट है और इसके साथ साथ अहमद सईदार के हाथ में भी रोबोट है। तो हम गेस कर सकते हैं कौन सा रोबोट होगा जो निजा के हाथ में है? निजा के हाथ में तो निजा ही बताएंगी, लेकिन अभी अहमद से जान लेते हैं। अहमद बताएं जी, ये रोबोट जो है इसको, तो मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है एक तो टायर नज़र आ रहे हैं और सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल अ लेगो रोबोट। ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन एंट्री लेवल रोबोट जो स्कूल लेवल पे होते हैं या जो यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स आते हैं, दे मेनली मेक दीज रोबोट्स। ये प्री मेड किट्स होती हैं जो आपको मिल जाती हैं एंड देन यू कैन असेंबल दीज रोबोट्स। ये बीच में इसका सॉर्ट ऑफ एक CPU लगा हुआ है, हम इसकी ब्रिक कहते हैं। यू कैन सी द वायर्स कमिंग आउट ऑफ इट। ये इसकी मोटर्स लगी हुई हैं 2 साथ जिनके साथ ये व्हील्स कनेक्टेड हैं एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म। अब ये क्योंकि लास्ट ईयर का रोबोट है एंड एज सर ने सेड लास्ट ईयर का थीम इट वाज एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स, इट वाज फ्रूट प्लकिंग फ्रॉम ट्रीज। तो दिस वाज बेसिकली मेड टू टेक फ्रूट्स ऑफ सिमुलेटेड ट्रीज। ठीक है। सिमुलेट छोटे लेवल पे हम करते हैं। सो इट डज दैट। सो दिस इज इट्स ग्रैबिंग मैकेनिज्म। ये चलता हुआ आता है, लेट्स से देयर इज अ ट्री, उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है एंड इट टेक्स दैट ऑफ देयर। तो अगेन दिस इज़ एन एंट्री लेवल रोबोट। ये स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है बिकॉज दिस इज ईजियर टू मेक। इसको आपको खुद डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सारे अंदर होते हैं। द मेन थिंग विद दिस इज़ द कोड, जो आपने इसका कोड लिखना होता है। देयर इज कोडिंग लैंग्वेजेस आजकल बहुत सारे लोगों को पता होता है, C++, जावा वगैरह। सो दिस यूजेज अ कोडिंग लैंग्वेज कॉल्ड रोबोट C, विच इज़ अ वेरिएंट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज, वेरी पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज C। तो ये इसके सामने सेंसर्स लगे हुए हैं। नाउ द वे दी सेंसर्स वर्क इज, इफ यू कैन शो यहाँ नीचे, ये इसके आयर ब्लास्टर्स होते हैं, इंफ्रारेड ब्लास्टर्स। सो लेट्स से ज़मीन पे हमारे पास एक वाइट जो पैनल होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस लगी होती हैं। सो दीज कैन बेसिकली टेल द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, और कुछ होते हैं दैट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन कलर्स एज वेल। तो दीज बेसिकली यूज दैट लाइन जो लगी होती है एंड दे कैन टेल कि अभी मैं वाइट लाइन पे हूँ, अभी मैं ब्लैक लाइन पे हूँ, एंड देन यूजिंग दैट इट कैन फॉलो दैट लाइन, फाइंड इट्स वे अराउंड अ पाथ जहाँ पे उसको पता हो कि ट्रीज प्लांट हुए हैं और मैंने वहाँ से फ्रूट्स उठाने। और ये फ्रूट्स खुद ब खुद जो प्लांट्स हैं उनसे उतारता है। यकीनी तौर पर जो इसका साइज है ये बड़े दरख्त पर तो नहीं जाता होगा, लेकिन जो प्लांट्स हैं छोटे प्लांट्स उनसे। एंड इट इज द सेम जो हम देखते हैं कि हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, तो वो इसी तरह के रिपोर्ट्स यूज कर रही होती है, राइट? ये बेसिकली जो बेसिकली यानी ऐसे इट्स मॉडल टू बी कि
आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको आप एक मॉडल स्केल पे बना के स्टूडेंट्स को दें कि यार कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन अ मॉडल स्केल। यही जो है जब रियल लाइफ एप्लीकेशन आप स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो वो फिर व्हेन दे गो फर्दर इनटू द इंडस्ट्री दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज। जो इंडस्ट्रियल और जो कंज्यूमर साइज है वो भी यकीनी तौर पर बन सकता है। निजा के हाथ में है एक ये रोबोट। क्या है, और बेसिकली मैं निजा से ये जानना चाहूंगी, ऑब्वियसली जितनी इस पे एफर्ट लगती है संभाल के रखना बनता भी है, जितना एक एक चीज पे हम वो करते हैं, हमें पता है हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं दैट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। सो व्हाट इज दिस निजा, और ये क्या, कितना टाइम लगता है इसको बनाते हुए और कब बनाया और ये क्या करता है? ओके, सो बेसिकली इट इज़ एन इंडिजिनस रोबोट, ठीक है। और सबसे पहले मैं थीम बताऊंगी कि जिस मकसद के लिए इसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस साल की जो NERC की थीम है उसमें ये है कि वी एंटर इनटू द एरिना, साइड पे एक मैप लगा हुआ होगा, आपके बॉट ने वो मैप रीड करना है, उस मैप के थ्रू उसे पता चलेगा कि कहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं स्टोन्स और कहाँ पे ट्रीज पड़े हुए हैं। okay. वो रीड करके बॉट ने जाना है, उसके बाद वो स्टोन्स उठाएगा, उन्हें एक साइड पे रखेगा और जिस जगह से उसने स्टोन्स हटाए होंगे एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे वो वहाँ से ट्रीज प्लग करके लाएगा और उन्हें प्लांट करना होगा। okay. तो ये एक थीम है जिसके लिए ये पूरा बॉट ऊपर करके सामने करके दिखाएं मैं ताकि आपको इसका बताती हूँ सारा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात की जाए तो ये स्क्रैच से हमने खुद डिज़ाइन करना होता है। इसमें एक हमें कुछ लाइक कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स नहीं यूज़ करने होते, वी हैव टू डिज़ाइन एवरीथिंग आवरसेल्फ। सारी जो ये अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे PCBs लगी हुई हैं, ये सब एक एक करके हमने खुद बनाया। बनाने में से कितना अरसा लगा, जो आपने एक सवाल पूछा, तो तकरीबन हमने पूरा 1 साल लगाया है इस बोर्ड पे। हम अपने 5th सेमेस्टर में से स्टार्ट करते हैं, बाय द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर ये कंप्लीट होता है। अब डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बेस पे काम करते हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो वी जस्ट हैव टू फॉलो एक लाइन फॉलोअर बनाना होता है, उसके लिए वी जस्ट मेक अ बेस और उसके टायर्स और मोटर्स। बट जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं हर मॉड्यूल में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे आप जैसे आगे देख रहे हैं नीचे एक रेड कलर की आपको दिख रही है एरे, ये बेसिकली एक एरे है जिसके थ्रू ये लाइन डिटेक्ट करता है। okay. जैसा कि अहमद ने बताया वी है ब्लैक एंड वाइट, तो उसके बेसिस पे ये पूरी लाइन फॉलो करता है। अब यहाँ पे एरे यूज़ की हुई है, सिंपल सेंसर नहीं यूज़ किए हुए, बिकॉज व्हेन यू यूज़ एन एरे तो आपके लिए PID इंप्लीमेंट करना ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे एक स्मूथ लाइन फॉलो होती है और आपका बोर्ड जो है वो ज़्यादा हिलजुल नहीं करता। उसके बाद आगे अगर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये इसका मैकेनिज्म है, इससे वो जाके आगे से पत्थर उठाता है और फिर उसे जाके कहीं साइड पे रखता है। okay. और ये जो है ये बेसिकली पीछे सर्वो से काम कर रहा है, इसके पीछे एक सर्वो मोटर लगी हुई है जो कि इससे ऊपर नीचे करती है। ये इसी से पत्थर उठा के साइड पे रखता है और फिर उस जगह पे ट्री प्लांट करता है। ये जो आप देख रहे हैं सेंसर्स के साइड पे लगे हुए हैं, इससे हम वो मैप रीड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे जो है प्लांट है। और इसके अलावा 2 हमने इसमें मोटर्स यूज़ की हुई हैं, ये टायर्स हैं, ये प्लेट जो है ये सॉलिड वर्क से पहले डिज़ाइन हुआ है पूरा बॉट, और फिर हमने इसे 3D प्रिंट करवाया। और इसके अलावा इसके अंदर एज ब्रिजेस यूज़ हुए हैं। ये हमारा कंट्रोलर है, हमने आर्डिनो मेगा इसमें यूज़ किया हुआ है, जैसे अहमद ने बताया उसमें कोडिंग हुई है, इसमें हमने आर्डिनो में कोडिंग की हुई है। और आई थिंक इसकी कोडिंग निजा एक दफ़ा हुई है या आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर ये अपना कोई प्रोसेस में है, काम सर अंजाम दे रहा है, तो उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं? एक्चुअली ये जो है ना, इस तरह नहीं होता कि आप एक ही दफ़ा कोड लिखें और एक्जैक्टली फॉलो करें। इट ऑलवेज अ हिट एंड ट्रायल। हम एक कोड लिखते हैं, फिर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि बॉट कहाँ पे मसला कर रहा है, फिर हम दोबारा अपना कोड एडजस्ट करते हैं। तो आई थिंक सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो कोड का ही होता है, क्योंकि इंसानों में तो एक बड़ी अच्छी बिल्ट इन सेंस है ना, अब इसमें तो नहीं है, क्या करना है। ठीक, तो इसको हम कोडिंग के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर हम नोटिस करते हैं कहाँ पे जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है। फिर हम अक्सर ये होता है कि हमारे सेंसर्स में कुछ इशू आ जाता है। अभी जो नीचे एरे लगी हुई है ना, इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, इनमें से अगर एक भी खराब होगा तो बॉट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही तो उस चीज़ को डिटेक्ट करना कि अच्छा अगर यहाँ पे कर रहा है, इस जंक्शन पर मसला कर रहा है, तो हमें किस चीज़ को बैक एंड पे सॉल्व करना है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स येट इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। सारी की सारी वायरिंग जो है वो निजा ने लगता है खुद की है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट इज देयर प्रोजेक्ट। आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग हियर, मेरे साथ मेरे ग्रुपमेट्स हैं हैदर अली, हसीब अमजद, अहमद तारिक और अली हसन, तो उन सब की इक्वल कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद कहीं जाके पूरे साल में एक ये प्रोडक्ट बनी है। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन हम देखें कमर्शियल लेवल पर, इसकी एग्जीक्यूशन हम स्टेट लेवल पर देखें, कितना आपको लगता है कि अभी टाइम लगेगा कि हम ये जो अभी तक हाथों से उठाए जा रहे होते हैं, अभी तक हाथों से हम जो है वो फल उतार रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग चीज़ भी है, तो इसको रिप्लेसमेंट कब आएगी इसकी? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस पर काम करें, स्टिल अभी प्रैक्टिकल लेवल पे हम देख नहीं रहे इसको। बेसिकली अगर आप बात करें तो इस रोबोटिक कंपटीशन का मेन मकसद क्या है कि स्टेम और स्टीम के अंदर जो हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर लोगों की पावर को इंक्रीज़ करना है, इन द सेंस कि वो एकेडेमिया में अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें। ठीक है, सो जब आप ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे एट द लोअर लेवल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे, सो व्हेन द पर्सन विल ग्रेजुएट, सो इंशाल्लाह
आगे जाके ही कैन परफॉर्म बेटर. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं होता. इट्स लाइक अ थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर just to understand and learn the things. So for that purpose I would like to highlight कि हमारे पास we are doing the commercial work as well, लेकिन उसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट के साथ अटैच पाकिस्तान में 4 नए सेंटर्स बने हैं, जिससे हमारे पास एक सेंटर्स की फ्यू लैब्स हैं, नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. ठीक है, उसके अंदर हम बेसिकली यही काम करते हैं कि जैसे स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उनको हायर करते हैं और फिर उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं. So basically once they learn these products, these things के process क्या है, then they can apply those to higher level. और बहुत सारे students हमारे जो हैं जो आजकल entrepreneurship की तरफ जा रहे हैं and they are making their FIPs और इस तरह के projects को product के अंदर change कर रहे हैं. But saying that कि international universities के साथ compete करना या उन products की तरह चीज़ों को बहुत जल्दी बना लेना, इट्स बिकॉज इट्स R&D थिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है. सो वो हमारे सेंटर्स के थ्रू ये काम चल रहा है. बिल्कुल सही. और डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि अब श्योर जब हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, उस वक्त AI का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहीं ना कहीं सुनने में आता था, किसी मूवी में जिक्र हो गया, किसी नॉवल में जिक्र हो गया. अब एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है और एज ए टूल इस्तेमाल हो रहा है. कितना हेल्प आउट कर रहा है इन स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी, क्या खासतौर पर अब मैकाट्रॉनिक्स की बात की जाए तो उसमें? आई थिंक सो रोबोटिक्स में AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. ठीक है, सो आप जो रेपिटेटिव में बात कर रहा था काम कर रहे होते हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलेज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बायोमेडिकल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स से रिलेटेड, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड. तो हर फील्ड के अंदर AI को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है. ठीक है, सो इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट रोबोटिक्स की फील्ड में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें AI को, तो वी कैन इम्प्रूव अ लॉट. ठीक है, एंड वी आर डूइंग दैट. ठीक है, सो परसेंटेजेस फॉर एग्जांपल यस्टरडे एक स्टूडेंट का रिसर्च वर्क जो था दैट वाज रिलेटेड टू हार्ट बीट के ऊपर. सो ही implemented the AI and he improved the results, and we are publishing papers as well in those fields related to AI. बिल्कुल सही. That's really amazing. अब जरा स्टूडेंट्स की जानिब रुख करते हैं. निज़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप you are doing that work. What is your vision in your field and what do you see, अगर पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से देखा जाए, पोटेंशियल कितनी है, आप खुद क्या करना चाहती हैं, एंड एट द एंड एक पैगाम भी आपसे लेना चाहूँगी फॉर द स्टूडेंट्स वाचिंग यू. ओके, सो जैसा कि सर ने एक चीज़ मेंशन की एंटरप्रेन्योरशिप, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, हम जितने भी पढ़ रहे हैं, हमारा ज़्यादातर रुझान इसी तरफ है, क्योंकि आई थिंक अब मार्केट शिफ्ट करिए, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर यू शुड बी एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटर. और कंपैरेटिवली मैकेट्रॉनिक्स की जो आपने बात की, आई थिंक पाकिस्तान में इस चीज़ की अभी तक थोड़ी सी है, बिकॉज इतनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है हमारी इंडस्ट्री, तो इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है. और ऑब्वियसली जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे जहाँ आप स्टूडेंट्स की स्किल्स को चैलेंज करेंगे, तभी वो ऐसे सोल्यूशंस लेकर आएंगे. ऑब्वियसली अगर हमें भी ये ना दिया गया होता तो हमने भी ना बनाया होता. लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस टाइम आई थिंक ये बहुत एक यूज़फुल चीज़ है. आपको समझ आती है कि आपने अपने यूज़र की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, बिकॉज एक दिन में काम होता नहीं है. यू ऑलवेज इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड. बिल्कुल ऐसे ही. और लास्टली जो मैसेज की आपने बात की, आई थिंक कि अगर हम कर सकते हैं तो सब बच्चे कर सकते हैं. तो क्या बात है. तो आपने अभी इसको स्टार्ट भी किया निशा, ये जी एक्चुअली ये बेसिकली लाइन फॉलोवर है ना, तो इसको प्रॉपर्ली हमने PID इंप्लीमेंट की है. चलाने के लिए यू नीड अ ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट सरफेस जिस पे एक लाइन हो ताकि ये प्रॉपर्ली फॉलो करे. अगर मैं इसे ऑन करूँगी तो अभी जस्ट इसके व्हील्स ही चलेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा. ये लाइट्स ऑन हो गई हैं और इसके व्हील्स जो है वो घूम रहे हैं. बिल्कुल, आप साथ की जाने पड़ेगी उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कंपटीशन में बहुत सारे दिनों के लिए एक साथ होंगे. अहमद सईद, बताइएगा कितना हेल्दी कंपटीशन होता है ये, फिर एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी फॉर मेनी पीपल इज़ अ वेरी मंडेन थिंग. 4 साल आप यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, नया नया जब बंदा आता है तो उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट बाय द टाइम यूर गेटिंग टू द एंड बंदा कहता है बस खत्म हो जाए यूनिवर्सिटी. बट ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, दीज आर व्हाट गिव यूनिवर्सिटी लाइफ. ठीक है, अब लेट्स से यूर इन अ यूनिवर्सिटी, खासकर जो हम डे स्कॉलर्स होते हैं, यू स्पेंड 5 days इन अ यूनिवर्सिटी विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सर ने कहा था 190 टीम्स, 200 पीपल. अब हर टीम जब 5-6 लोगों पर मुश्तमिल है, सो यू कैन गेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड देयर ऑल इन द सेम प्लेस. और अब हम पूरी दिन रात वहाँ पे जो हमारे रोबोटिक्स के एरिनाज हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे से चीज़ें सीख रहे होते हैं. तो जो इंजीनियरिंग है ना एंड साइंस एज अ होल, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन फील्ड, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग. हर चीज़ हमारी पीयर रिव्यू पे चलती है. आपने कोई काम किया तो आप अकेले नहीं कर सकते, अदर यू डू इट इन अ टीम. और जब आपने काम किया, किसी और को उसको देख के इंप्रूव करना होगा, किसी और को उसको देख के प्रूव करना होगा. सो व्हेन वी वर्क टुगेदर लाइक दिस, हम जो एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं
वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं, बिकॉज यू कैन ओनली लर्न सो मच योरसेल्फ। इंजीनियरिंग इज अमेजिंग, और यही कहा जाता है इंजीनियरिंग के बारे में कि इंजीनियरिंग के जरिए जो कुछ भी तामीर किया जाता है, बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, वो इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है। बिल्कुल जनाब, और ये जिस तरह अहमद आपने बात की कि एक दूसरे से सीखते हैं, दैट्स रियली वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच निर्जा फॉर योर टाइम। हमारे साथ नस्ट के स्टूडेंट्स मौजूद थे। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज है 3 जुलाई। आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो हमारा पेट्रियाटिज़म जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारे में जो हुब्बुल वतनी है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे गीत भी रहे हैं, कुछ ऐसे नगमे हैं जिनको सुन के हम कहते हैं कि हमारा लहू गर्मा जाता है, और दिल दिल पाकिस्तान उनमें से एक है। बचपन से हम सुनते आए हैं और आज भी इतना ही मकबूल है। इसके खालिक और इसके अदीब, इसके शायर निसार अहमद साहब को हमसे बिछड़े जो है वो 5 बरस गुजर चुके हैं। निसार नासिक साहब ने जो ये गीत लिखा दिल दिल पाकिस्तान, ये दुनिया भर में गाए जाने वाले गानों में, पाकिस्तानी गानों की अगर बात की जाए तो ये टॉप 3 पर भी रहा है। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गानों में दुनिया भर में पाकिस्तानी का रिप्रेजेंटेशन रही। निसार नासिक साहब की आज 5वीं बरसी है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से, इस गीत के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मारूफ शायर और अदीब निसार नासिक 15 फरवरी 1939 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनकी वजह शोहरत मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान था, जिसे मरहूम जुनैद जमशेद ने गाया, जो इस कदर मकबूल हुआ कि हर पाकिस्तानी की जुबान ज़दे नासिक उर्दू और पंजाबी में भी लिखते थे। उनकी 2 किताबें शाया हुई। अदमी खिदमात के इतराफ में उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। निसार नासिक 3 जुलाई 2019 को तवील इलालत के बायस रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। उन्हें आबाई इलाका ढोकरता में सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी बरसी के मौका पर इल्मी और अदबी हलकों की जानिब से उनकी ग्रां कदर खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जी जनाब, निसार नासिक के हवाले से आप अली हैदर की रिपोर्ट देख रहे थे। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ टैक्स नेट के हवाले से। जब हम टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो माइंड में एक ही जो है एंटिटी आती है, दैट इज़ FBR। और FBR का हमने देखा कि इस दफ़ा टैक्स नेट में इजाफा किया गया है और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। और ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने FBR की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया है, अप्रिशिएट की है, और इस चीज़ का जो है उन्होंने इजहार किया है कि उनको उम्मीद है कि रेवेन्यू डिवीज़न जो है हुकूमत के मालियाती मकासद के हसूल में कलीदी किरदार तो अदा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है FBR के रेवेन्यू डिवीज़न का। 54 अरब रुपए ज़्यादा गुज़िश्ता माली साल में जो टैक्स है वो जमा किया गया, कलेक्ट किया गया FBR की जानिब से, जिस पर उनकी सताइश भी की गई वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से। अब हम देखते हैं कि बजट 2024-25 माली साल के लिए उसमें टैक्स नेट में इजाफा किया गया है, टैक्स नेट में लोगों को शामिल किया गया है, उसमें बिजनेसेस को शामिल किया गया है और हदफ भी बढ़ाया गया है। इसी पर बात करेंगे तर्जुमान FBR जनाब बख्तियार मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। 54 अरब और फिर जो मुबारकबाद का सिलसिला है यकीनी तौर पर एक मुश्किल टास्क है। अच्छा, ये 60 अरब है वैसे जी, ये 60 अरब है। 60 अरब एक्सेस किया है, जो टारगेट था हमारा उससे जबरदस्त। 60 अरब एक्सेस किया है टारगेट से, 60 बिलियन एक्सेस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तियार साहब, क्या ऐसे इकदाम किए गए कि जो टारगेट था उससे 60 अरब ज़्यादा जो है आपने वो उसका टर्न आउट आया? बेसिकली क्या ऐसे इकदाम किए एक साल में देखा जाए? थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ भी सामने आई, सिम ब्लॉक हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ताकि नॉन फाइलेंस का कंसेप्ट ख़त्म हो, जैसे अक्रॉस द ग्लोब होता है। इसके साथ साथ क्या ऐसे इकदाम थे? देखिए, एक तो हमारा टैक्स नेट बढ़ गया, इट वाज 4.2 मिलियन एंड इट हैज़ गॉन टू 5.2 मिलियन। 23% उसमें रेट बढ़ा है। कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेजर्स थे जिससे टैक्स आया, और फिर हमने FBR में अपनी
जो जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि जी हमने कोई क्लींजिंग की है एफबीआर में, उससे फ़र्क पड़ा है। और सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर नया है, जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किए टीम्स को, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स एंड ही मोटिवेट्स, दैट्स द मेन थिंग। तो एफबीआर की टीम ने अनथक मेहनत की है और दिन रात लगाया है। यकीन करें कि इवन सैटरडे संडेज भी ऑफ नहीं थे हमारे, वी वर वर्किंग। तो जाहिर है उसके बाद ये हो सकता था, वरना 9252 हमारा टारगेट था और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस 9311 व्हिच इज 60 बिलियन अबव द टारगेट। बख्तियार साहब, देखते हैं कि उसे छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद किया। आप अच्छा काम करते हैं, काम बढ़ जाता है। अब नए माली साल के बजट में जो टारगेट है वो भी बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे मुश्किल चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी की, इस पर काफ़ी ज़रा फोकस किया जा रहा है। तो एफबीआर भी ऑन बोर्ड है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या लाया अमल इख्तियार किया? देखिए, जब तक डॉक्यूमेंटेशन इस कंट्री की नहीं होगी तो आपकी एक तो इनफॉर्मल इकॉनमी बढ़ती जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स नेट से बाहर है। और टैक्स नेट के अंदर भी जो लोग हैं वो भी जो टैक्स अवॉइडेंस है, वो टैक्स इवेजन है, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो उसको जारी रखेंगे। तो हम एफबीआर का जो मेन इस वक्त ड्राइव है वो ये है कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, हमारे सारे प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हो जाएं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो जितनी आपकी साइफनिंग हो रही है या लीकेजेस हो रही है टैक्सेस की, जो लोग दे रहे हैं, लेकिन आम बंदा दे रहा है लेकिन आगे से वो लीकेज या साइफन कहीं से हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह ये लूप होल्स अल्लाह करेगा कि प्लग हो जाएंगे। तो आप देखेंगे हमारे टैक्स जो क्वांटम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और फिर कॉमन मैन की फ़ायदे की बात है वो। सही। बख्तियार साहब, क्वांटम बढ़ता जाएगा, कॉमन मैन का फ़ायदा किस तरह आएगा? क्या जो टैक्स नेट में जितना इजाफा होगा तो क्या सैलरीड क्लास है उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? अभी तो हमने देखा कि बजट में कहीं ना कहीं बैलेंस किया गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो। इसके साथ साथ क्या बेनिफिट आएंगे जब हम देखेंगे कि एक नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जब हम कहते हैं ना कि जी कॉमन मैन का फ़ायदा होगा, तो जब आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो यू हैव स्पेस जिसको आप कॉमन मैन पे खर्च कर सकते हैं। आप उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, उसके वेलफेयर के लिए जा सकते हैं, आप उनको रिलीफ दे सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं। तो जब तक हमारे पास वो गवर्नमेंट के पास वो स्पेस नहीं होगा कि जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए और वो कॉमन मैन पर खर्च करे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ होगी नहीं। तो जो मेरा मतलब ये है कि जब हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, आपके टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तो इस हुकूमत के पास स्पेस आएगी, ओके, वो जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो हम कॉमन मैन के लिए फिर स्पेयर कर सकते हैं। बख्तियार साहब, इस दफ़ा जो बजट है उसमें महसूलात, क्योंकि गवर्नमेंट अपना बिजनेस तो कोई है नहीं, जो टैक्सेस हैं उनके ज़रिए और फिर जो फैसिलिटेट करना है लोगों को, वो टैक्सेस के ज़रिए ही जो रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं। टारगेट्स क्या हैं इस दफ़ा और उनको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं? देखिए, इस दफ़ा हमारा टारगेट अभी 100% फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि वो हम कुछ इसमें एडजस्टमेंट चल रही हैं, लेकिन 12.9 ट्रिलियन है, 12,900 बिलियन, ये एक रफ सा एक एस्टिमेट हमारा है। इसके अचीवमेंट के लिए देखें 93511 तो हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है वो ये बड़ा टेक्निकल किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें इन्फ्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स, ये सारे शामिल किए जाते हैं। तो उनको मिला के हमने प्रोजेक्शन की और वो प्रोजेक्शन के बेस पे टारगेट इंशाल्लाह हमारा चलेगा। और ये हर साल ऐसे ही होता है कि वो हमारी जो टेक्निकल प्रोसेस होता है बड़ा लंबा है। वो यहाँ इस वक्त ये फोरम में एक शकील भी हो जाएगा, तो वो हम वो प्रोसेस फॉलो करके हमने 12.9 मिलियन टारगेट सेट किया है, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी विल अचीव इट इंशाल्लाह। बख्तियार साहब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगी पॉलिसीज़ के हवाले से भी, बिकॉज टैक्स नेट से निकलने के लिए बहुत से ऐसे इकदाम भी किए जाते हैं, चाहे वो फ़ोन्स हों, चाहे वो ऐसी चीज़ें हों जिनको अप्रूव करवाना है, या फिर चाहे सैलरी के हवाले से बात की, कैश की जानिब लोग बढ़ रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से टैक्स नेट में ना आए। अब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट पॉलिसीज़ भी की जाती हैं, कभी नोट का डिज़ाइन करेंसी नोट का डिफरेंट होगा ताकि लोग जो भी घरों में रखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, उनके पास मनी है, लिक्विड मनी है, वो लेकर आए। क्या इकदाम ज़रूरी हैं ताकि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये जो सोशल इल्स हैं, इनको भी एक तरह से टारगेट किया जा सके? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर पाकिस्तानी शहरी की अपनी है, लेकिन कुछ सोशल इल्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सोशल इल्स उस वक्त ख़त्म होंगे जब लोग टैक्स नेट में आएंगे,
जब लोग टैक्स नेट में आएंगे और हमारी डिजिटाइजेशन या ऑटोमेशन बढ़ेगी तो हर बंदे की ट्रांजैक्शन को हम कैप्चर कर सकेंगे। तो जब ट्रांजैक्शन कैप्चर होंगी तो आपका ये जो टैक्स नेट से निकलने वाली बात है या जो जिसको कहते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन वाली जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। असल मसला यही है कि जो हमारी इकॉनमी कैश बेस्ड है तो उसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये इसलिए हम डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक मनी की तरफ हम इनकरेज कर रहे हैं और प्लास्टिक मनी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जी जब वो उस तरफ जाएंगे तो आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैप्चर होंगी और वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये आहिस्ता होगा और ये क्योंकि ये पूरे मुल्क का एक इशू है तो वो हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और हम ये सारे मिलके वी आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट। जो गुज़िश्ता माली साल था उसमें हमने देखा है जो इकदाम किए गए उनमें ये चीज़ शामिल थी कि बहुत सारे ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं आउटलेट्स हैं जहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं प्लास्टिक के ज़रिए प्लास्टिक कैश मनी इस्तेमाल करते हैं, कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5% देना होता है और अगर आप कैश देते हैं तो उसमें आपको 15 to 18% देना होता था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे रिटेलर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि लिख के लगाया होता है जी कि कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। उसमें चाहे वो क्रेडिट हों या डेबिट कार्ड्स हों और वो कुछ रीजंस पेश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल रीज़न तो यही होता है कि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते और वो हैं भी बड़े बिजनेसेस। तो उनको टारगेट करना मुश्किल है या फिर उनको टैक्स नेट में लाना, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए बेसिकली ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में हो रहा है इस समय जो बात कर रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो जो सेल्स टैक्स है कि वो चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरे कि जो सेल्स टैक्स आपको चार्ज किया है क्या वो गवर्नमेंट को दे भी रहे हैं कि नहीं। मोस्टली लोग वो लेते आपसे हैं या मुझसे हैं लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करते। तो हमने उनको पीओएस में उनको शामिल किया, बड़ी मुश्किलों से एक स्टेप था, बड़ा मुश्किल था कि सारों को हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। दूसरा ये कि जी वो उनका जो रिसीट आपको देते हैं उसके ऊपर एक आपका बार कोड होता है। तो वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बार कोड को के ज़रिए हम उस ऐप में चले जाएं जिसके अंदर आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएंगी कि ये जो टैक्स आपसे लिया गया पे किया है कि नहीं किया। हाँ, अब हम आते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास कार्ड नहीं है। तो अगर सारी पब्लिक उनसे डिमांड करे हम एज ए कॉम कि जी अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो हमने आपके रेस्टोरेंट में खाने नहीं खाना या आने नहीं है, तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? बिकॉज एक प्रेशर भी तो पड़ता है ना कस्टमर का। अगर वो आपसे कैश पे वो ज़्यादा हमने टैक्स लगाया, उसकी वजह यही है कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं कैश को। हम चाहते हैं कि आप जाएं प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल करें। तो वो अगर हम उस पर थोड़ा सा हम भी अपना रोल अदा करें कि जी अगर आप उसके लिए तो मैसेज को कम्युनिकेट करना ज़रूरी होगा बख्तियार साहब, ताकि लोगों को पता हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका फिर आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि एफबीआर ने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी किया, बल्कि अब जो है लोग क्योंकि इतने अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो गई है कि लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उनको पता भी है इस पर टैक्स कम कटेगा अगर वो प्लास्टिक मनी की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ जब वो सोशल मीडिया पर डिफरेंट ग्रुप्स में लिखते हैं कि यहाँ ये वाले आगे एफबीआर को टैक्स नहीं दे रहे, तो लोग प्रॉपर्ली उन रेस्टोरेंट्स का बायकॉट भी करें। एक इस पे कोई चीज़ बताता हूँ आपको, फिर भूल जाएगी। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई पैगाम भी अगर आप देना। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, हम एक स्कीम लाए थे जिसमें हम ये कहते थे कि जी आपने अगर जो भी आपको रसीद मिली है इनवॉइस वो आप हमें व्हाट्सएप करें, और फिर हमने एक प्राइस स्कीम शुरू की थी। अच्छा, उसमें कुछ इश्यूज आए, अब हम उसको रिफॉर्म करके हम एक बना रहे हैं और पॉलिसी बना के हम आगे ला रहे हैं। अच्छा, उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जी लोग इनकरेज होंगे। उस वक्त भी काफ़ी लोग इनकरेज हुए थे कि जी ये जो इंश्योर करेंगे कि जी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो जी आप हमें अपना रसीद दे दें, या कहीं भी जाएंगे तो मुझे रसीद दें और उस पर जो सेल्स टैक्स आपने मुझसे काटा है आप मुझे उसका वो जो बार कोड है वो मुझे दें ताकि मैं इसको रीड कर सकूँ। पैगाम यही है, देखें किसी भी ये तो मुल्क है ना, आप घर की भी बात करें, अगर आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से कम है तो आप हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेंगे। तो हम जो पाकिस्तानी कौम है इसकी इनकम जो है वो गवर्नमेंट की इनकम, अब गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ टैक्सेस ही हैं या नॉन टैक्स रेवेन्यू है या टैक्स रेवेन्यू, दो ही चीज़ें हैं। तो वो हमारे एक्सपेंडिचर से बहुत कम है, लिहाजा हमें अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम कम नहीं कर सकते, अपने मुल्क चलाने तो वो चीज़ें करनी होंगी, लेकिन हमें रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और हल नहीं है। या तो फिर आप कर्ज़े पे कर्ज़ा लें
या फिर अपने रेवेन्यूज़ को, डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें। तो सारे मैंने और आपने सब ने इसमें स्टेप इन करना होगा और हेल्प करना होगा, अदरवाइज़ ये काम मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, आप तशरीफ़ लाए और टैक्स के हवाले से, टैक्स नेक्ट के हवाले से जो रेवेन्यूज़ टारगेट हासिल किया है उस हवाले से, और आइंदा माली साल में जो रेवेन्यूज़ हासिल करने हैं, जनरेट करने हैं, यकीनी तौर पर उनका टारगेट भी है और उसको भी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये टैक्सेस हमारे लिए अदालतें मौजूद हैं, पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, तमाम तर सहूलियात हैं, और ये इनके अखराजात कहाँ से आते हैं? जो टैक्सेस हम पे करते हैं। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 3 जून है आज और बात करते हैं पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से। और अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार की आज बरसी है। उनको हमसे बिछड़े 45 बरस बीत चुके हैं और उनकी जो इनफरादियत थी वो उनका चिमटा थी, उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइल था, उनका अटायर था, उनकी पंजाबी फोक गीत थे, और वो आज भी हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा है, क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक इंडस्ट्री में है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। और हमारे कल्चर को जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया और पहचान बने पंजाबी कल्चर की, पाकिस्तानी कल्चर की, फिर जुगनी जो उन्होंने गा दी, उस जुगनी को बहुत सारे लोगों ने गाया, लेकिन जुगनी को सुनते हुए, कहीं भी इस धुन को सुनते हुए सबसे पहले जहन में जो आता है वो आलम लोहार। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से हिरा महमूद की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। यकम मार्च 1928 को गुजरात में पैदा होने वाले आलम लोहार ने कम उम्री में ही गुलकारी शुरू की। 13 वर्ष की उम्र में अपने गीतों का पहला एल्बम रिकॉर्ड करवाया, जो 1970 के तमाम गुलकारों के मुकाबले में सबसे ज्यादा फरोख्त हुआ। गायकी का मखसूस अंदाज, रंगारंग लिबास और हाथों में चिमटा, ये सब कुछ आलम लोहार की पहचान बन गया। आलम लोहार की वजह शोहरत वारिस शाह हीर का कसीदा है, जिसे उन्होंने 36 मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा। आलम लोहार का गाया हुआ जुगनी इस कदर मशहूर हुआ कि मदा आज भी उसके शहर से नहीं निकल पाए। आलम लोहार ने 70 की दहाई में इंग्लैंड, कनाडा, नॉर्वे और जर्मनी समेत दीगर ममालिक में शोज किए। फनी खिदमत पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। आलम लोहार 3 जुलाई 1979 को शाम के भटिया के करीब ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए, लेकिन वो अपने फन की बदौलत आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। हिरा महमूद की रिपोर्ट आपने देखी। और आज के दिन की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक के हवाले से पूरी दुनिया में आगाही के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक प्लास्टिक ज़्यादा हो जाएंगे समुद्र में, मछलियाँ कम रह जाएंगी। बिल्कुल जनाब, और हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक की यूजेज के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत से इक़दाम किए हैं ताकि प्लास्टिक के यूजेज को अवॉइड किया जा सके। प्लास्टिक से पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। अब हम रिसाइकलिंग के हवाले से भी देख रहे हैं कि इस पर बहुत से कंपनीज ने प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है गवर्नमेंट्स ने प्लांट्स बनाए हैं ताकि रिसाइकलिंग हो। प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसकी अवेयरनेस के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तेजी से बदलते मौसम, माहौलियाती आलूदगी और दर्जा हरारत में खिलाफे मामूल इजाफा न सिर्फ इंसानी जानों बल्कि हिवानों और नबातात के लिए भी खतरात का बायस है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह प्लास्टिक बैग का बढ़ता इस्तेमाल है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक के थैलों से निजात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को प्लास्टिक के नुकसानात से आगाह करना है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में हर मिनट में 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल होता है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक बैग में रखी जाने वाली खुराक भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। प्लास्टिक 100 साल बाद भी अपनी असल हालत बरकरार रखता है और जिस जगह इसको फेंका जाए ये जमीन की जरखेजी भी खत्म कर देता है। करोड़ों लागत से बिछाए जाने वाले सीवरेज निजाम को शॉपर बैग्स ने खराब कर दिया है। इसके इंसानी सेहत, ज़राअत और जंगली हयात पर भी मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। मछलियाँ और दीगर आबी जानदार प्लास्टिक के ज़रात को खुराक समझकर निगल लेते हैं, जो उनकी मौत का सबब बनते हैं।
पाकिस्तान में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। शहरियों में आगाही फराहम की जा रही है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल तर्क कर दें और खरीदारी के लिए कपड़े या कागज का थैला इस्तेमाल करें। इस तरह आप न सिर्फ अपने पैसे बचा पाएंगे बल्कि ये माहौल की भी अजीम खिदमत होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक के बैग्स को कम करना, उनका इस्तेमाल तर्क करना यकीनी तौर पर जैसे मुख्तलिफ़ इदारों की उनकी जानिब से पैगाम आता है हमारी ज़िम्मेदारी, तो वाक़ईतन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा इस्तेमाल करके अगर फेंक देंगे तो वो बरसात का मौसम भी आ रहा है, उस पर भी अगर पानी की निकासी में प्रॉब्लम आती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो आती है वो भी ये प्लास्टिक बैग्स ही होते हैं। बिल्कुल जनाब, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी पंजाब की। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपसे जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक की रोकथाम के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के इस हवाले से बहुत से इकदाम हैं, क्या और इकदाम उठाने की प्लानिंग की जा रही है? किस तरह सख्ती लाई जाएगी इन इकदाम में, किस तरह सख्ती लाई जाएगी एग्जीक्यूशन में, ताकि प्लास्टिक फ्री पंजाब बनाया जा सके? जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बिल्कुल राइटली बताया है कि जो प्लास्टिक का चैलेंज है वो हमारा एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है। ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि आबी हयात के लिए, जानवरों के लिए और तमाम इवन पौधों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। मैं अगर आपके साथ फिगर्स शेयर करूं तो इस वक्त पंजाब में जो सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर एक साल में पैदा होता है उसका जो क्वांटम है वो 1.22 मिलियन टन है, यानी 1.22 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल पंजाब से वेस्ट में जा रहा है। और आपके इल्म में है कि ये जब वेस्ट में जाता है तो ये फिर हमारी नालियों में भी जाता है, हमारे ये दरियाओं में भी जाता है, वो मतलब इंसानों के सारे के सारा जो सिस्टम है हमारी इस एटमॉस्फेयर का उसको खराब कर देते हैं। नाउ कमिंग टू दी एफर्ट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, देखिए ये चैलेंज ह्यूज है। इस चैलेंज को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल हेड ऑन लिया है और पंजाब में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस सारे एजेंडे को लीड कर रही है इस वक्त, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार प्लास्टिक यूज होके इस्तेमाल करके खत्म कर देते हैं लोग, उसमें जो प्लास्टिक बैग्स हैं स्पेशली उसका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि वो 75 माइक्रोन से कम के नहीं होंगे, यानी कि 75 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक बैग है ये वो प्लास्टिक बैग है जो लोग एक दफा इस्तेमाल करते हैं, ये वो जो पतली पतली थैलियां होती हैं लोग इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं, तो उसको हमने बैन कर दिया है। 5 जो हमारा जून है इस साल का, एक महीना पहले ये सारी कैंपेन स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के ऊपर। अभी तक जो है हम 10,000 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक जो है वो दुकानदारों से कॉन्फिस्केट भी कर चुके हैं, फाइन्स भी इम्पोज हो रहे हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने 3 महीने पहले, यानी 5 जून से 3 महीने पहले हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनके साथ हमने एंगेज किया और हमने उनको कन्विंस किया कि आप 5 जून से पहले पहले अपने ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं जो 75 माइक्रोन से कम है, जो माहौल दुश्मन है, उनको खत्म करें, उनको रिसाइकल करवाएं और उनको जो है वो मतलब ये है कि माहौल से वो आउट कर दें। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से जो अपने बिजनेसेस हैं वो अभी आप देखते होंगे, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो देखते हैं मार्केट्स में कि जगह जगह दुकानदारों ने लगाया हुआ है कि यहाँ पे 75 माइक्रोन से कम का जो शॉपिंग बैग है वो अवेलेबल नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि फर्स्ट फेज के अंदर 75 माइक्रोन से बड़ा जो प्लास्टिक बैग है उसको हम अलाउ करेंगे, दिस इज द फर्स्ट फेज ओनली, सो दैट पहले चीज ये है कि हमारा जो क्वांटम है इस वक्त प्लास्टिक वेस्ट का वो कम हो जाए। एक बार वो कम हो जाएगा तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रिंजेंट करते जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि हमने प्यूनिटिव एक्शंस लेने, ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है जिसके अंदर जो प्लास्टिक के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना है ताकि हमारे पास एक पूरी एक रजिस्ट्री अवेलेबल हो, एक इन्वेंट्री अवेलेबल हो कि कितने प्लास्टिक के बिजनेसेस के साथ लोग एंगेज हैं और किस तरीके से, और लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट फिर प्लान कर सके कि अगर प्लास्टिक पर 100% टैक्स पे बैन करना है तो फिर ये जो वर्क फोर्स अवेलेबल है इनके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनको हमने किस तरह से ट्रेनिंग दिलवानी है, तो ये एक वेलफेयर का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल सही। हम देखते हैं जो इकदाम उठाए गए हैं प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, पॉलिसी बनाना और इकदाम को इम्प्लीमेंट करना, फिर एग्जीक्यूट करना एक काफ़ी मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल पार्ट एग्जीक्यूशन का ही आता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अल्टरनेट की जानिब लोग जाते हैं तो अल्टरनेट्स उस तरह से अवेलेबल नहीं होते या अपना बैग कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अवेयरनेस के साथ साथ जो सख्ती है
वो कितनी की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क नहीं कर रहे, दुकानदार हों या फिर कस्टमर्स हों? जी देखिए, दो चीजें मैं इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, दो एंगल्स के ऊपर। पहला एंगल तो सख्ती वाला है। ऑब्वियसली अब इस वक्त 75 माइक्रोन से कम का शॉपिंग बैग बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमें जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी टीम्स पूरे पंजाब में एक्टिव हैं, हम जाते हैं। जैसे मैंने गुजारिश की अभी, इसके अंदर लाखों के हिसाब से फाइन्स भी हो चुके हैं। आई मीन हजारों के हिसाब से हमने जो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स थे 75 माइक्रोन से कम वाले, उनको कॉन्फिस्केट भी कर लिया हुआ है। लोगों को मतलब ये है कि समझाया भी जा रहा है, वो सारा कुछ तो अपनी जगह पर है। लेकिन एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और वो है बिहेवियरल चेंज की, कि लोग जनरली अब ये अपने साथ जो है वो बैग नहीं लेके जाते। और उनका एक जनरल जो परसेप्शन, जब हमने परसेप्शन सर्वेस किए हैं तो उसमें पता ये लगा कि लोगों का ख्याल है कि जी पहले पुराने जमाने में चीजें बड़ी आसान होती थी और लोग अपने घर से वो कपड़े का थैला लेके जाते थे और फिर शॉपिंग कर लेते थे। तो अब तो हम जैसे पहले ही मार्केट में गए होते हैं तो पीछे से मोबाइल फोन का जमाना है, घर से फोन आ जाता है। ये एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जनरल जो किया जाता है। तो इसका हम लोगों को एजुकेट अब ये कर रहे हैं कि जिस तरह पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्क थे, जिस तरह पहले आम फोन था, मोबाइल आ गए, उसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी फर्क है। अब हम देखते हैं कि हमारी रोड से ऊपर मोटरसाइकिल्स बहुत ज्यादा है, लोग मोटरसाइकिल्स पे निकलते हैं, लोग अपनी गाड़ियों पे निकलते हैं, मतलब कोई ना कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनके पास होता है। तो लोगों को अब ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 5-6 कपड़े के थैले रखे हुए हैं, अपनी गाड़ी के अंदर जस्ट रख दिए। आप अपने मोटरसाइकिल के साथ बस रख दें, ताकि अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती तो वो आपके मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी है। और जहां पर आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत पड़ती है तो रेडिली अवेलेबल होगा आपके पास थैला। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपके ज्यादा आसान हो गया हुआ है किसी ऑल्टरनेटिव कपड़े के बैग को या पेपर के बैग को अपने साथ लेके चलना। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा पर्पस देखिए लोगों को सजा देना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें सख्ती हम साथ साथ जरूर रखेंगे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोग खुद रिफ्यूज करें प्लास्टिक बैग। तो उस कैंपेन की तरफ भी हम साथ साथ चल रहे हैं। सो इट्स अ 50-50 इक्वेशन जिसमें हम चल रहे हैं। डॉक्टर इमरान साहब, यहाँ पे आपने एक बात की है कि कपड़े के बैग्स, कपड़े के थैले जो है वो लेकर जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम मौजूद है। प्लास्टिक का ऑल्टरनेट हमारे पास सिर्फ कपड़े का ही जो है वो थैला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब कपड़े के थैले में हम गोश्त नहीं डाल के लेके जा सकते। दुनिया भर में देखा जाए तो वो जो केले के दरख्त के पत्ते होते हैं उनको भी एक इसी तरह के खास तौर पे गोश्त और ऐसे आइटम्स जिनमें से पानी या कोई लिक्विड रिश्ता है उसके लिए ऐसी ही चीज़ें यूज़ की जा रही होती है। प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है। इसी तरह की अगर बात करें तो प्लास्टिक भी वो होता है जो रिसाइकलेबल हो जल्दी। तो इसके लिए ऑल्टरनेट्स कौन से जो है, अब क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह पे अगर एक चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है तो देयर मस्ट बी सम ऑल्टरनेट्स फॉर दैट एज वेल। तो पंजाब गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है? जी बहुत अच्छी आपने बात की है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज फुली कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग कि ये प्लास्टिक, इसीलिए जैसे मैंने गुजारिश की कि पहले स्टेप के अंदर तो हमने 75 माइक्रोन का वो किया, ताकि जब तक मार्केट मैच्योर नहीं हो जाती है, जब तक अल्टरनेटिव्स पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसको 100% खत्म ना करें। इट्स स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी। जैसे दुनिया के अंदर किसी भी चीज को आपने एलिमिनेट करना होता है तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो पंजाब गवर्नमेंट भी बड़े साइंटिफिक वे के अंदर स्टेप बाय स्टेप चल रही है। हमारा एक पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कि ऑल्टरनेटिव्स पे काम कर रहा है। उसके अंदर कपड़े के थैले भी आ रहे हैं, उसके अंदर हमारे जो पेपर बैग्स हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है, जैसे आपने भी बताया कि बाद की दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलकर ये थैले बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। सो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की जो हमारी मुख्तलिफ ये प्रिजन्स हैं, उनके अंदर भी हमने जो है ये कपड़े के बैग्स की ये सिलाई ये वाला बिजनेसेस को हमने उनके साथ कनेक्ट किया है एज अ वेंडर, ताकि ये है कि वो भी एक ऑल्टरनेटिव के ऊपर जो है वो पूरी अपनी एक रजीम लेकर आए। तो आप देखेंगे कि वेरी सून ये जो हमारा जो इस वक्त एक लोगों के ज़हन में परेशानी है कि जी ऑल्टरनेटिव कम होते हैं, विद एवरी पासिंग मंथ आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ना सिर्फ ये कि ऑल्टरनेटिव ज्यादा होंगे, बल्कि हम जो बड़े बड़े मेगा स्टोर्स हैं हम उनसे स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस से आपको हमने अपना पार्टनर बनाया है इसमें। और हम उनको कह रहे हैं कि आप अपने जो 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 आउटलेट्स हैं अपनी, उनको प्लास्टिक बैग फ्री कर दें। देखिए जब मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाएगी
तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर है वो ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस भी करना शुरू कर देगा, जो इंपोर्टर है वो ऑल्टरनेटिव इंपोर्ट भी करना शुरू कर देगा, लोकल टेक्नोलॉजीज बिजनेसेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, मार्केट अपना रास्ता खुद देने लगेगी। हमारा एज अ गवर्नमेंट जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम इसको एक अवेयरनेस के तौर पर और एक डिमांड ड्रिवन चीज लेके आना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चूंकि हम मुख्तलिफ चैम्बर्स में जा रहे हैं खुद, तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारे 6 मेगा स्टोर्स हैं जो कि इस महीने के एंड तक 100% वो अपने आप को प्लास्टिक बैग फ्री कर रहे हैं। लाहौर के अंदर कुछ हमारे आउटलेट्स हैं जो कि अपने आप को 100% वो फ्री कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग फ्री। सो उससे जो एक ऑल्टरनेट का उन्होंने आप जो ऑर्डर्स देना शुरू किए, मेरी बिजनेसमैन जो है हमारे जो प्रोग्रेसिव बिजनेसेस हैं उनसे बात हो रही है, जैसे कि जी हमारे पास आप ऑल्टरनेटिव्स जो लोग ऑल्टरनेटिव बहुत छोटे स्केल पे बना रहे थे, जब से उनको ये पता लगा तो उन्होंने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने अपना बिजनेस को स्केल अप करना शुरू कर दिया। सो दैट इज व्हाई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह विद एवरी पासिंग मंथ आप जो अल्टरनेटिव्स का इशू है वो मार्केट के अंदर रिजॉल्व होता हुआ देखना शुरू करते हैं। और जब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो फिर नए आइडियाज़ भी आते हैं, नई चीज़ें भी सामने आते हैं, नए अल्टरनेटिव्स भी सामने आते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम इंकरेजमेंट के हवाले से जो लोग तर्क करते हैं पॉलीथीन बैग्स का या फिर प्लास्टिक के बैग्स को तर्क कर देते, उनका इस्तेमाल नहीं करते या उसको डिस्करेज करते हैं, तो उन लोगों को, उन बिजनेसेस को इनकरेज करना कितना ज़रूरी है, उस हवाले से कुछ प्लान है? यस, उस हवाले से हमने 3 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो डिजाइन किए हैं। एक जो है वो सिल्वर है, एक गोल्ड है और एक प्लैटिनम है। ये सर्टिफिकेट्स देखिए जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी सर्टिफाई कर देगी बिजनेसेस को, उनके अपने अपने क्राइटेरिया है जाहिर है। सो इसका इनको बहुत फायदा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर भी होगा, क्योंकि जो हमारी यूरोप की मार्केट्स हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं उन बिजनेसेस के साथ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, क्लाइमेट के हवाले से वो बड़े मतलब रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो बिजनेसेस आर देमसेल्व्स क्वाइट थ्रिल्ड और वो ये कह रहे हैं कि हम करें। आप देखेंगे कि 5 जून को, चूंकि 5 जून 2024 को ये काम जो है ये स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, 5 जून 2025 को 1 साल के बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमने जो एक पूरे रजीम स्टार्ट किया है बिजनेसेस की, उसमें हम ये सर्टिफिकेट्स दे रहे होंगे। हमारे प्लैटिनम बिजनेसेस वो होंगे जिन्होंने प्लास्टिक को 100% खत्म कर दिया, जो फिर थोड़ा सा उन्होंने जितनी रिडक्शन की है वो गोल्ड पे आएंगे और जो अभी स्टार्टिंग पे हैं वो सिल्वर के ऊपर आएंगे। और इसी तो ये एक पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम है। और हमने यहाँ तक हमने बिजनेसेस के साथ कमिटमेंट किया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि जो लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक इस वक्त यूज कर रहे हैं और वो नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं विच आर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल बी रिकमेंडिंग देम फॉर द सिविल अवार्ड्स एज वेल नेक्स्ट ईयर, सो दैट उनकी जो एक फॉर टाइम्स टू कम हमेशा के लिए उनकी जो रिकग्निशन है वो मौजूद रहे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब मौजूद रहे और अपने प्लास्टिक बैग्स को तर्क करने के हवाले से, उनको ख़त्म करने के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है उसकी एग्जीक्यूशन कितनी ज़रूरी है, सख्ती के साथ साथ अवेयरनेस, लोगों को मालूम हो कि हमारे लिए कितने ख़तरनाक हैं। अब वक्ती तौर पर तो हमें लगता है कि ये आसान है, हम कैरी कर सकते हैं चीज़ों को आसानी से इस्तेमाल करके फेंक देंगे, लेकिन वो जाएगा कहाँ, क्योंकि डिस्पोज ऑफ तो वो होता नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जो चीज़ हमें बड़ी बुरी भी लगती है वो ये है कि जब भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, शॉपिंग बैग के लिए हमें अलग से पे करना पड़ता है। अब बहुत से इस चीज़ पे जो है ना सेंस ये आ गई है हमें कि हमें जो है वो घर से लेके जा रहे हैं अपने कपड़े का थैला, ताकि हमें एक्स्ट्रा 75 to 150 रुपीज़ पे ना करने पड़े। और इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहा है, क्योंकि ग्रॉसरी के लिए कम से कम आपको 6-7 थैले चाहिए होते हैं, तो आपकी वो बजट में इंक्रीज़ होता जा रहा होता है। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि है गर्मी और गर्मी में हमें चाहिए होते हैं बड़े ज़बरदस्त से मशरूबात। अब जैसे समर्स आते हैं, समर्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये प्री मानसून वेदर है, इसमें हम जो सीजनल फ्रूट्स हैं इनके भी मशरूबात जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बड़ी हम डिफरेंट टेक्निक से वो बना रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम शेक्स बनाएं, हम मिंट मार्गरेटा बनाते हैं, मोजिटोस बनाते हैं, हम स्मूदीज़ बना के पी रहे होते हैं, हम शेक्स बना के पी रहे होते हैं। डिफरेंट मशरूबात हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी हैं जो कि बड़े रिफ्रेशिंग होते हैं। रिफ्रेशिंग के साथ साथ इनके जो सेहत पर हमारे असरात हैं वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े पॉजिटिव होते हैं। जो सेहत पर खुशगवार असरात होते हैं फिर हमारे मूड को भी खुशगवार करते हैं। फिर जब ये हम खुद घर पे बनाएंगे तो हाइजीन का ख्याल भी हम रखेंगे, और हम इसके साथ साथ जिस तरह से हम देखते हैं कि इन फ्रूट्स का अवेलेबल होना, फिर उनको सिर्फ खाने की बजाय अगर हम उनको पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितना एक्टिविटी होगी। अब पूछेंगे हम शेफ़ से ही कि क्या क्या किया जा सकता है, किस किस
फ्रूट से क्या बन सकता है? बिल्कुल जनाब, इस पर बात करने के लिए हमें सदाकत सुहेल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। सदाकत साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत साहब आज प्रोग्राम में अकेले मौजूद नहीं है, बल्कि उनके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी ड्रिंक्स भी मौजूद है। प्यारी इसलिए कहूँगी क्योंकि पीने से पहले हम रेस्टोरेंट में भी जाके सबसे पहले देखते हैं कि वो देखने में कैसी लग रही है। तो मुझे ये बताइएगा सदाकत सुहेल साहब के ख़ास तौर पर इस सीज़न में जो हम कॉम्बिनेशंस कर रहे होते हैं, हम फ्रूट्स में मिंट्स को भी ऐड करते हैं ताकि जो है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हमें फील हो पीने के बाद, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो इस मौसम में करंट वेदर में बड़े ज़बरदस्त हैं? एक्चुअली जो समर्स का सीज़न है ना, ये जब भी आता है तो ढेर सारे फ्रूट साथ लेके आते हैं और उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ही आगे लेके हम चलते हैं उन फ्लेवर्स के साथ। अब जैसे आप देखें कि मैंगो का मिल्क शेक तो हर कोई घर में बना रहा होता है, लेकिन मैंगो का हल्का सा फ्लेवर अगर उसमें फालसा का प्यूरी थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो वो एक मैंगो फालसा मोहितो बनेगा और उसमें हल्का सा हमने 7 अप का टेस्ट देना है उसके टच के साथ, तो वो एक बेहतरीन सा डिज़र्ट बनेगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो जो एक मोहितो एक ड्रिंक बनेगा उसका कलर कितना डिफरेंट होगा। जो मैंगो मिल्क शेक के साथ साथ आप गार्निशेस उसकी उस रिलेट कर रही होंगी और वो सारी चीज़ें, तो हमने कुछ कम्बिनेशंस बनाए हैं आज क्योंकि हमने पीसी बूरबन में एक शेफ़ गार्डन डेवलप किया है जो कि 40 किस्म के हर्ब्स हमने वहाँ पे ऑर्गेनिक शेफ़ गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमने ग्रो किए हैं और उन्हीं से हमने कुछ कम्बिनेशंस बनाए हैं जो आज हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे, जिसमें पीच के साथ रोज़मेरी को हमने ऐड किया है। जिस तरह से एक आइस टी हमने बनाई है जिसमें मिंट है, लेमन है, बेज़ल है एंड पीच है। इसकी आप आइस टी ट्राई करेंगे और बहुत कमाल का टेस्ट है इसका। अच्छा, जैसे आपने बेज़ल के हवाले से बात की, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेज़ल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे ड्रिंक्स में, लेकिन ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कम बेज़ल की चटनी बनती थी जिसे हम इटालियन लैंग्वेज में पेस्टो कहते हैं, ठीक है। तो वो लोगों को पता भी नहीं था कि इस बेज़ल की चटनी भी बन सकती है, तो वो उसका इस्तेमाल हमने काफ़ी सारी चीज़ों में किया है। रोज़मेरी का इस्तेमाल हम काफ़ी सारी चीज़ों में करें और इसका हमने प्रॉपर एक वहाँ पे हर्बल टी स्टेशन लगाया हुआ है, फ्रेश रोज़मेरी, और वो आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एक अरोमा और स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है जो कि बाकी चीज़ों को डेवलप करता है। अच्छा सदाकत सुहेल साहब, हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं उनको कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस को अवॉइड किया जाता है कि ये फ्रूट इसके साथ सूट नहीं करेगा, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं या आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? एक्चुअली सर देखें, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर आप किसी ऐसी चीज़ की गार्निश कर देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने चिकन हांडी बनाई है और उसके ऊपर आप अदरक की गार्निश करें और मिंट की गार्निश करें, क्योंकि जिंजर एंड मिंट ऐसी चीज़ है जो कि दूसरी चीज़ के टेस्ट को ख़त्म कर देती है। आपको उसमें और किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, आपको ओनली मिंट का ही टेस्ट आ रहा होगा। तो जिन चीज़ों के टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं कि गार्निश के तौर पे यूज़ ना किया जाए, बट अगर आप उसको कोई उसका सिरप बना के उसमें एज अ ड्रिंक यूज़ करें तो वो आप उसमें कर सकते हैं। सही। अच्छा, दैट्स द रीज़न कि हांडी के ऊपर मिंट की गार्निशिंग नहीं होती, कोरिएंडर की होती है। ओके, सो ये पीछे इसके लॉजिक है कि जिसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसको वो दूसरी चीज़ के टेस्ट को ख़त्म कर देगा। एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, अब मुझे ये जो नज़र आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये मुझे आपके पास जो लग रहा है बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आलू बुखारे और ये आड़ू का जूस, ये वाला जी जी जो आपने पहले पकड़ा है। जी जी जी, ये वाला जो है ये है फालसा की प्यूरी है, इसमें बहुत थिक सी जी, ये फालसा की प्यूरी आपको नीचे नजर आ रही होगी, ठीक है, और उसके साथ मैंगो एंड प्लम का मैंगो एंड प्लम का किया है। और इसमें जो हमने गार्निश किया वो मिंट की है, और वो क्योंकि जब आप स्ट्रॉ के साथ पी रहे होते हैं तो आपको वो सारे मोहितो का टेस्ट तो आ रहा होगा, बट उसमें मिंट का सिर्फ फ्लेवर आएगा, वो आप इंटेक्ट नहीं करेंगे। तो बहरहाल इसके साथ हमने रोज़मेरी एंड मैंगो का एक ड्रिंक बनाया है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो है ये फालसा, मैंगो एंड 7 अप एंड इसमें मिंट की ये लेयर्स जो इसमें बनी हैं ये बनाई गई हैं या ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाती हैं? नहीं, इसमें जब आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा ऐड करेंगे तो उसकी लेयर्स बन जाएंगी। अच्छा, ठीक है। आपने पहले जो होता है वो जी 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 पहले आपने प्यूरी डाली, वो हैवी थी, और उसके ऊपर आपने लाइट वेट जो कार्बोनेट डाला वो जो है वो ऊपर आ गया, तो उसकी वजह से उन्होंने सजा के रखे हैं, इनको पीने को दिल करेगा ऐसे ही। और वैसे होता है, हम घर में भी जब बनाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि बड़े प्यारे से इसको प्रेजेंट करें ताकि यस देखिए, कोई भी चीज़ जब आप प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले वो आई अपीलिंग होनी चाहिए कि वो आपके गेस्ट को लगे कि यार वाकई मेरे लिए कुछ मेहनत हुई है इनके किचन में।
तो उसी से कोशिश की है कि ऐसी ड्रिंक्स बनाएं ताकि जो घर में आपके मेहमान आए हैं, और इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलरेडी आपके घरों में मौजूद होते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, वही चीज़ें आप ऑलरेडी अपने मेहमान को सर्व कर रहे होते हैं। तो उसी चीज़ों से ही एक अच्छी ड्रिंक्स बना के जब सर्व करेंगे तो वो एक अच्छा हम अपने सालन में यूज़ कर रहे होते हैं, रोजमेरी को हम ग्रीन टी में यूज़ कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इनमें सबसे जल्दी तैयार होने वाला ड्रिंक कौन सा है? सबसे जल्दी तैयार होने वाला तो यही है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। उसमें सिर्फ मैंगो की गार्निश है, उसमें प्यूरीज हैं, दोनों प्यूरीज आप बना के एयर टाइट बोतल में फ्रिज में रख सकते हैं। जस्ट आपने गिलास में वो दोनों प्यूरीज डाली हैं और 7 अप का टिन खोला है, वो ऐड किया और दैट्स इट। जितनी देर में आप पानी डालते हैं ग्लास में, उतनी देर में ये ड्रिंक तैयार, उसमें आइस क्यूब्स डालें और दैट्स इट। उसके ऊपर गार्निश करनी है मिंट की और मैंगो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हम मौसम है फालसे का और हमारा दिल चाहता है जैसे स्ट्रॉबेरीज़ को हम सेव कर लेते हैं, अब चेरीज़ का मौसम है, बहुत जो है नाजुक सा फल होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। चेरीज़ को अगर हमने सेव करना हो तो उसको सेव करने का क्या तरीका है? क्या उसकी भी प्यूरी बना लें, और फालसे की प्यूरी अगर हम बनाएं तो उसका तरीका कार क्या है और उसको कितने दिन के लिए हम सेव कर सकते हैं? टेस्ट चेंज ना हो। जी जी, आपने जो फालसा की प्यूरी बनानी है वो इसी तरह से उसको ब्लेंड करना है और मलमल के कपड़े में स्टेन कर लेना है। स्टेन करके उसके आपने प्लास्टिक के पैकेट्स बना के या उसको किसी भी एयर टाइट बोतल में रख के आपने फ्रीज़ कर लेना है। और जब भी आपको चाहिए हो आप उसमें से 2 स्पून निकालें, अपने उसमें ब्लेंडर में डालें, उसमें सोडा वाटर ऐड करें, 7 अप ऐड करें और उसके बाद उसको एज आ मोहितो यूज़ करें, उसका जूस बना सकते हैं। हमारी एक आंटी थी मुल्तान में, तो हम जब भी जाते थे सर्दियों में भी उनके घर मैंगो मिल्क शेक अवेलेबल होता था, तो हम उनसे ये पूछते थे कि यार इसका क्या राज है। ये तो मुल्तान की खासियत थी, उनकी खासियत थी कि उनकी खासियत ये थी कि वो प्यूरी बना के उसके पैकेट्स बना के अपने फ्रिज में फ्रीज कर लेती थी, और जब भी उनके घर जाते थे जस्ट उन्होंने वो पैकेट खोलना है, उसमें दूध ऐड करना है और मिल्क शेक बना के हमें सर्व करना। चेरी के साथ भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि उसकी प्यूरी बना के फालसा को आप इस तरह से भी फ्रीज कर सकते हैं कि आप उसके पैकेट्स बना के फ्रीज कर लें, बट अगर प्यूरी बना के रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म्स में आपकी चलेगी। हम सुबह चेरी के बारे में बात कर रहे थे कि चेरी को सेव करना या उनको फ्रीज करना जरा मुश्किल है। नहीं, उसकी वही कि गुठली आपने निकालनी है और उसके बाद आपने उसको सेव कर लेना है। अच्छा, प्लास्टिक बैग में बना के उसको सेव करना है और उसके बाद जब भी आपने जूस बनाना है या कोई भी ड्रिंक बनानी है तो आप उसमें उसको वाटर ऐड करके तो उसका जूस बना। बहुत सारे जो जूसेस हैं या फिर ड्रिंक्स हैं उनकी तासीर भी होती है, ये ठंडी तासीर वाला है। ये जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो उसकी बेसिक जो तासीर वो गर्म है, तो इसको ठंडे के साथ कंबाइन करके आलू बुखारे के साथ या फालसे के साथ ये बनाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये उसी के कम्बिनेशन ही हैं बेसिकली। जिस तरह से अगर मैंगो की तासीर गर्म है और उसके साथ मैं मिंट ऐड कर रहा हूँ या मैं प्लम ऐड कर रहा हूँ, फालसा ऐड कर रहा हूँ, अब प्लम एंड फालसा की तासीर ठंडी है तो वो उसको मर्ज कर लेते हैं, दोनों की जो तासीर होती है वो मिक्स हो जाएगी। यस, सही हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसा रोजमेरी और हर्ब्स का इस्तेमाल है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मौसम ऐसा है इसमें हमारे कुछ देसी मशरूबात भी हैं, सत्तू है। आप ख़ास तौर पे जब मानसून स्टार्ट होते हैं, बरसात स्टार्ट हो जाता है, तो कहा जाता है कि ऐसी मशरूबात नहीं पीने जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि ये बोन्स को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं, पुराने दर्द जाग जाते हैं। कुछ मिथ्स भी हैं, मेडिकल साइंस जिसको नहीं मानती। आप क्या सजेस्ट करते हैं इस मौसम में, व्हाट आर द बेस्ट ड्रिंक्स? देखें कि जब आप इस तरह के वेदर में ड्रिंक्स सजेस्ट कर रहे हो किसी को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी तासीर ठंडी होगी या गर्म होगी। तो इस मौसम में जो मानसून का वेदर जा रहा हो उसमें फालसा ये ऐसी चीज़ है कि जब आप ये बहुत कम टाइम के लिए, आपको पता है 1 या 2 महीने के लिए आता है और उसके बाद फिर ये आपको मिलेगा भी नहीं। ये और जामुन दोनों ही ऐसे हैं। यस, जामुन। और इन चीज़ों को आप एक तो फ्रीज भी कर सकते हैं और दूसरा आप इसी के ड्रिंक्स अगर 1-2 महीने लेंगे तो आप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत सुहेल साहब, आप थैंक यू सो मच एक्टिव शेफ हैं और मुख्तलिफ ड्रिंक्स के हवाले से आज आप बात कर रहे थे। मौसम गर्मा है और इसको आप मशरूबात के साथ अपने लिए खुशगवार और ठंडा मीठा सा मशरूब के साथ साथ ठंडा मीठा सा माहौल भी बना सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जो शेफ सदाकत ने आपको बताए हैं आप वो मशरूबात बनाएं, हम भी बनाते हैं। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की एंडिंग की जानिब। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।